नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को डिटेल में कवर करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इसके पिछले वीडियो में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को डिटेल में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दिया है। तो पिछले वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने देखा था कि कैसे क्राउन रूल स्टार्ट होता है और एक तरह से आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 चीज़ें बहुत एक तरह से ड्रामेटिकली चेंज हो जाती हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करती है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का। उसके बाद उस एक्ट में गुड गवर्नमेंट की बात की जाती है, मतलब क्राउन ये कन्विंस करती हैं, इंडियंस को भरोसे में लेने की कोशिश करती हैं कि अब आपकी बेहतरी के लिए, आपकी भलाई के लिए काम किया जाएगा, आपको इन्वॉल्व किया जाएगा चीज़ों में, ताकि इंडियंस जो हैं वो उनका गुस्सा शांत हो सके और वो उनको सहयोग दे सके। तो इस एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट उसी एक्ट की आगे की एक कड़ी है। इसमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 से सीख लेते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडियंस की कोऑपरेशन के बिना, स्पेशली इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, अगर इंडियंस का कोऑपरेशन नहीं होगा तो उनकी कई चीज़ें अनएड्रेस रह जाएंगी, जिसकी वजह से फिर न कहीं फिर आगे चल के हो सकता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 से बड़ा कोई रिवॉल्ट हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट में इंडियंस को जगह देने की कोशिश की और इसी इंडियन काउंसिल एक्ट के फीचर्स में हम इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इस इंडियन काउंसिल एक्ट का ये आता है कि इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में एक तरह से एसोसिएट किया जाने लगा। अब इससे ये किस तरीके से किया गया, इस एक्ट में ये कहा गया कि जो वायसरॉय हैं, जो पहले वायसरॉय हमारे लॉर्ड कैनिंग बने थे, तो जो वायसरॉय हैं वो नॉमिनेट करेंगे कुछ इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ देयर लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जो भी उनकी काउंसिल बनी थी, लेजिस्लेटिव विंग, जो चार्टर एक्ट 1853 में हमने देखा था, तो जो काउंसिल बनी थी उसमें अब इंडियंस को जगह दी जाएगी, बट एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे। तो ये बात कही गई थी। तो वायसरॉय जो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय के, उन्होंने 3 लोगों को नॉमिनेट किया, राजा ऑफ बनारस, पटियाला एंड सर दिनकर राव। इन 3 इंडियंस को उसमें जगह दी गई जो एक्सपांडेड काउंसिल थी। तो एक तरह से इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की, एसोसिएट करने का एक प्रयास किया गया। और इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। आपने रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के चार्टर एक्ट 1833 तक देखा कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट के, अपने डिफरेंट एक्ट के थ्रू सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर रही थी। पहले उन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, फिर उसे गवर्नर जनरल, फिर धीरे धीरे उन्होंने फर्दर एक्ट्स में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो एक तरह से वो और सारी लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में चली गई थी। तो एक तरह से सारी प्रोसेस सेंट्रलाइजेशन की ओर जा रही थी। लेकिन इस एक्ट में उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, मतलब जो पावर उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी से छीन रखी थी, मतलब स्पेशली जो लेजिस्लेटिव पावर थी, विधायिका, कानून बनाने की जो शक्तियाँ थी, उसको जो छीन लिया था, उसको उन्होंने वापस रिस्टोर किया, सो दैट कि वो अपने लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। जैसा कि आज अगर आप करंट सिनारियो में देखेंगे तो जैसे पंचायती राज है, तो ये एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ही तो है। इसमें
इसी सोच से लाया गया कि गांव के लोग या जो भी लोकल लोग हैं वो अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बॉटम टू टॉप अप्रोच रखा गया, सो दैट कि जो भी लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनको वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और एक तरह से वो उस पर इफ़ेक्टिव लेजिस्लेट कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। सो दैट ये पावर को दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया, लेजिस्लेटिव पावर को। और ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस है, ये शक्ति विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो है, ये 1937 तक 1937 तक एक तरह से फुल ऑटोनॉमी दे दी गई थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। धीरे धीरे ये एक तरह से मतलब यहाँ से इसकी शुरुआत होते होते 1937 तक जाते जाते एक तरह से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एकदम कंप्लीट दे दी गई थी। तो ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था। तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करें तो इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो हमें बताता है कि एक तरह से नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया गया। नई लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएट स्पेशली बंगाल की, पंजाब की, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की, इनकी नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया। तो इस तरीके से इन्होंने लेजिस्लेटिव जो पावर थी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पहले, उसे धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज करते करते उन्होंने प्रोविंशियल लेवल पे और आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसके चौथे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो जो वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उनको एम्पावर कर दिया गया था। स्पेशली जो भी उनकी काउंसिल से रिलेटेड रूल्स ऑर्डर्स होंगे, मतलब उनके जो काउंसिल में जो भी प्रक्रियाएं चलेगी कि मतलब कि पहले क्या चीज़ें होंगी, जो भी सिस्टम उनका होगा, तो उन सिस्टम से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड ऑर्डर्स होंगे वो एक तरह से वायसरॉय ही उसके एम्पावर्ड होंगे उन चीज़ों को इशू करने के लिए, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ताकि उनकी जो काउंसिल का जो ट्रांजैक्शंस है, उनकी जो काउंसिल्स की जो प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। और इसमें लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने उस पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकग्नाइज किया गया था। मतलब एक तरह से अपनी मुहर लगाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट के थ्रू अपनी उनकी इस इनोवेटिव आइडियाज़ को एक तरह से रिकग्निशन दी थी, पहचान दिया था कि हाँ ये एक तरह से चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, इसको वो वैलिडेट करते हैं। तो इस पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था साथियों, जो वायसरॉय की काउंसिल थी, उस काउंसिल के जो मेंबर्स थे उनको एक या एक से अधिक जो विभाग थे, डिपार्टमेंट्स थे, उनका इंचार्ज बना दिया गया। और उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जो भी ऑर्डर इशू करना या जो भी डिसीजन लेना था, वो उसके लिए एम्पावर्ड थे और काउंसिल के बिहाफ पे वो डिसीजन लेने के लिए टोटली ऑथराइज थे। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। और इसका जो अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस एक्ट ने ऑर्डिनेंस की पावर दे दी थी किसको, वायसराय को। इस एक्ट ने वायसराय को ऑर्डिनेंस की पावर दे दी थी, जिसके तहत जो काउंसिल अगर इमरजेंसी सिचुएशन में वायसराय कोई भी बिल किसी भी लॉ को पास कर सकते हैं विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसका जो पीरियड था, जो ऑर्डिनेंस का पीरियड था, वो 6 मंथ तक था। मतलब अगले 6 मंथ से होने से पहले ही उसे वैलिडेट कराना था, स्पेशली पास कराना होता था लेजिस्लेटिव काउंसिल से। सो इस एक्ट के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन सभी को हमने डिटेल में कवर किया है। और अगर आपको इस एक्ट से रिलेटेड या मेरे टीचिंग मेथड से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो या एक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अपना सपोर्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।